नहीं बेच पाएगा। चारुल हमारे साथ इस वक्त क्या कहते हैं अनुराग सिन्हा जी के भी जुड़े हुए हैं जो कि संस्थापक हैं यू क्लीन के। आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहे तो? मेरा पहले सवाल जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता से है। शेखर जी, देखिए सबसे अहम चीज है कि वित्त मंत्री जो हैं वो बजट पेश करेंगी, लेकिन आपको याद होगा कि जो उनके पति हैं जो एक अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं परकला प्रभाकर जी, 2019 में जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो उन्होंने खुद सवाल उठाया था परकला जी ने। यानी वित्त मंत्री, जब ये कहा जा सकता है कि जब आप अपने घर में ही बजट को नहीं समझा पा रहे हैं तो बाहर आखिर जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बजट जो आप लेकर आ रहे हैं, सरकार लेकर आ रही है, उसे समझेगी? क्योंकि आपको याद होगा कि परकला जी ने जो उदाहरण दिया था वो कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव जो है उनका मॉडल अपनाया जा सकता है, मनमोहन सरकार का मॉडल अपनाया जा सकता है, जिस बात से कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी इत्तेफाक रखेंगे। देखो चारुल जी, घर में समझाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, आप भी जानती है, सब लोग जानते हैं। सही, आप अपना दर्द भी तो नहीं बता रहे लेकिन सर जो घर में ना समझा पाए वो देश को समझा पाएंगे जरूर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18 का यदि एग्जाम्पल ले तो 90,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन था और 2023 दिसंबर को हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं 1.49 लाख करोड़ 1.49 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन का जिस तरीके से बढ़ा है और डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा है, पहले हम इनकम टैक्स कोड से ही पूरे देश को चलाते थे, परंतु अब बाकी टैक्सेस से जो चीजें आई हैं तो हमको ऐसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा जोर होने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब बड़ा जोर होगा, देखिए अभी 3 दिन के बाद हम दिल्ली से दौसा का जो हाईवे चालू करेंगे, जो मुंबई वाला हाईवे है, उससे और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों से हमारे देश के अंदर जो जॉब के लिए, जो रोजगार के लिए बात चल रही थी, उस पर भी हमारा काफी फर्क पड़ेगा। और देखिए ये जो सब चीजें हैं जो आप बात कर रहे हो कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, आज आप जो चीजें दुनिया चाहती है सब कुछ कर दिया जाए, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी। ठीक है, अनुराग सिन्हा को जी सिन्हा जी का रुख करते हैं। सिन्हा जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप शुभेंदु जी की इस बात से? बीजेपी के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जितनी ख्वाहिशातें हैं वो सभी पूरी हो पाए। मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया की लॉन्ड्री कम्युनिटी को, एंड क्योंकि सारे लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं तो मैं अपने साइड से जीएसटी का ही मुद्दा रखना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री है उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। बट सरकार ने सिन्हा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए वित्त राज्य मंत्री की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि शुभ काम से पहले पूजा पाठ जो है वो करके घर से बाहर निकलना चाहिए, कुछ मीठा भी खा करके घर से बाहर निकलना चाहिए। तो फिलहाल पूजा पाठ की ये तस्वीरें जो है वो आ रही है वित्त राज्य मंत्री की, जो इस वक्त यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और उसके बाद वो जाएंगे आगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें पूजा पाठ के कार्यक्रम की। तो जब भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो कहा जाता है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो भगवान को याद करके निकलें, पूजा पाठ करके निकलें। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। लगातार महा कवरेज जारी है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। जब ब्रेक के पार आएंगे तो सिन्हा जी, आपका जो बातचीत का सिलसिला भी अधूरा रह गया उसे आगे हम जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। राज्य में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों के लिए 50 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं 500 नए ग्राम पंचायत भवन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से उत्तराखंड को मिली है 127 करोड़ की मंजूरी। इस योजना के तहत 200 से अधिक नए पंचायत भवनों का किया जाएगा निर्माण। पंचायती राज विभाग के माध्यम से दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल व सरकार द्वारा जारी एप्लीकेशनों के ऑनलाइन संचालन के लिए पंचायतों को किया जा रहा है कंप्यूटरीकृत। ग्राम पंचायतों पे पहले कंप्यूटरीकरण की सुविधाएं नहीं थी, जिससे कि जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये जब से जो है ग्राम पंचायतों पे कंप्यूटर लगे हैं, तब से ग्राम प्रधानों को तो सुविधाएं हुई हैं, जनता को भी जो है इसका बहुत लाभ मिला है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत अब तक राज्य की 1516 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है इंटरनेट से। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतें बन रही हैं अन्य राज्यों के लिए मिसाल।
सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव व उन्नत गांव बनाने के लिए प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। देखें कौन नया खिलाड़ी, कौन नया खिलाड़ी, कौन नया खिलाड़ी। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। I imagine, create and I learn. With my university. With my names. खुल रहे हैं संभावनाओं के नए द्वार। प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिल रही है रफ्तार। भगवंत मान के नेतृत्व में खुशहाल पंजाब की तस्वीर लगातार निखरती जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और प्रोत्साहन ने आज प्रदेश के उद्योग जगत को नई उम्मीद से जोड़ा है। पंजाब इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उद्यमियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। प्रदेश में नए उद्योग तेजी से स्थापित होते जा रहे हैं और इन्हें उन्नति की राह से जोड़ रही है राज्य सरकार की बेमिसाल औद्योगिक नीतियाँ। प्रदेश में कारोबार से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाते हुए राज्य सरकार लगातार यहां निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने में जुटी है। आज पंजाब के उद्योग दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने 770 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है, जो साल 2021 के मुकाबले लगभग 68% ज्यादा है। आज पंजाब में 3.7 लाख से ज्यादा MSME है, जो राज्य के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम की मजबूती और सभी तरह के उद्योगों के लिए बिजली की सबसे कम दरों की पेशकश जैसी दूसरे कई ठोस कदम राज्य में निवेश की राह को लगातार आसान बना रहे हैं। भारत सरकार की BRAP की रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से सुधार करने वाले राज्य में पंजाब टॉप अचीवर्स में से एक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से पंजाब की कमान संभाली है, तब से राज्य के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कपड़ों पर ब्लीच, टफ स्टेन्स है ना, यूज करिए वैनिश। क्यों? क्योंकि वैनिश से मिले 3 गुना ज्यादा बेनिफिट। आइए दिखाऊं, उधर ब्लीच, इधर डिटर्जेंट में आधा स्कूप वैनिश। ब्लीच का हार्मफुल क्लोरीन करे कपड़ों को डल और पहुंचाए नुकसान। वैनिश के क्लोरीन ब्लीच फ्री ऑक्सी एक्शन से मिले 3 गुना ज्यादा बेनिफिट। दाग गायब, कलर्स ब्राइटर, कपड़ों की लाइफ लॉन्गर, 3 गुना ज्यादा बेनिफिट विद वैनिश। Cooling sensation that excites you like never before and makes you say, wow, that was intense. New Durex Intense, make it intense.
5 questions with Bhumi. क्या बहुत डिमांडिंग हो? 100%. स्क्रिप्ट, रिहर्सल्स, वेरी डिमांडिंग. आप कौन सा ब्यूटी सोप यूज करती हैं? इसमें भी वेरी डिमांडिंग. मुझे चाहिए सॉफ्ट स्किन, अच्छी खुशबू, जर्म से, बीमारी से प्रोटेक्शन. पर भूमि, ब्यूटी सोप में जर्म प्रोटेक्शन कैसे? You should try Dettol Skin Care. इसमें है आर्गन ऑयल 2x मॉइस्चराइजर्स जो रखे स्किन को सॉफ्ट, साथ ही डेटॉल प्रोटेक्शन और महकती खुशबू. डेटॉल स्किन केयर, ब्यूटी और प्रोटेक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है. समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे. ये तो अपनी जुबान है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए. विमल, बोलो जुबान केसरी. बदल रहा है पत्रकारिता का मिजाज, बदल चुकी है खबरों की दुनिया. थ्योरी अब हो रहा है प्रैक्टिकल. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. लगातार महा कवरेज जारी है बजट को लेकर के. ऐसे में सबसे पहले ये आपको सुनवा देते कि वित्त राज्य मंत्री ने आज के बजट को लेकर के क्या कुछ कहा. देशाचे अर्थमंत्री माननीय सीतारामनजी मॅडम लोकसभेमध्ये सादर करणार आहेत. त्या अगोदर आम्ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी मॅडम, माझे सहकारी पंकजी चौधरी, आमचे सेक्रेटरी माननीय राष्ट्रपतीजी यांना 9 वाजता भेटणार आहोत. नंतर 10 वाजता कॅबिनेटची मीटिंग प्रधानमंत्री मोदीजी यांच्या नेतृत्वामध्ये होणार आहे. 10 वाजता कॅबिनेट मीटिंग मध्ये आम्ही जाणार आहोत आणि तिथून 11 वाजता अर्थसंकल्प हा लोकसभेमध्ये आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी मॅडम सादर करणार आहेत. आज हमारे देश का अर्थसंकल्प फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी लोकसभा में 11 बजे प्रस्ताव करेंगे. उसके पहले मैडम के नेतृत्व में हमारे सहयोगी पंकज जी चौधरी, सेक्रेटरी माननीय राष्ट्रपति जी को 9 बजे मिलने वाले हैं. उसी के बाद 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है. उसी में हमें बुलाया है. हम सब लोग उधर जाने वाले हैं और 11 बजे आम जनता को क्या मिलने वाला है, आम जनता को क्या मिलने वाला है ये 11 बजे आपको मालूम हो जाएगा. इसी के बारे में कुछ मैं वार्ता नहीं करना चाहता. इसी के बारे में कुछ वार्ता नहीं चाहता. मंत्री को आप सुन रहे थे. फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आ गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो अपने काफिले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई निकली है अभी वो घर से, क्योंकि आज 11 बजे यानी सुबह 11 बजे बजट पेश करना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, और वो इस वक्त निकल चुके हैं अपने घर से. तो हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा. बजट की एबीसीडी को पूरा आप न्यूज इंडिया पर समझिएगा. बजट 2023 में क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको हम बताएंगे, समझाएंगे. लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुका है. हम पीयूष का रुख कर लेते हैं. पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और पीयूष, क्या दिल्ली वासी जो है वो क्या सोच रहे हैं? पीयूष को जरा लेकर आइए स्क्रीन पर. पीयूष दिल्ली में मौजूद है. पीयूष, दिल्ली वासियों को कितनी उम्मीद है आज के बजट से? देखिए, आज के बजट से देश भर को उम्मीद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट है. क्योंकि अब उसके बाद सरकार का जो भी बजट आएगा वो चुनाव के बजट कहा जाएगा, क्योंकि 2024 में अगला बजट आना है और उस वक्त चुनाव होने वाले होंगे लोकसभा के. तो जाहिर सी है बात है कि ये अंतिम पूर्णकालिक बजट है और इस बजट में कई बातों को रखा गया है. क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, तो चुनावी राज्यों को भी ध्यान में रखा गया है. उसके साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, जो
लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के लोग हैं उनको भी ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। साथ ही जिस तरह से महंगाई ने कमर तोड़ दिया है, के आवास के बाहर खड़े थे, या मध्यम वर्गीय परिवारों की, तो उनको कैसे रिलैक्स किया जाए, उन्हें क्या सुविधाएं दी जा सके, खासतौर पर पीयूष, अगर आवाज मिल रही तो मैं इतना जानना चाहता हूँ, वित्त राज्य मंत्री घर के बाहर आप खड़े थे, किसी सवाल का जवाब मिला क्या कि क्या मिलने जा रहा है, देश की जनता को क्या खास होने वाला है? कहा कि सभी के लिए इस बार का ये बजट रहने वाला है। चलिए, पीयूष तक ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्टूडियो में मौजूद है सागर, मौजूद है अभिषेक, मौजूद है और साथ ही साथ चारुल मौजूद है। लेकिन अभी क्या कहते हैं, माफ करना, कुंदन का सवाल दरअसल पीयूष आपसे ये था, क्योंकि आप अभी वहां बाहर खड़े हैं। ऐसे में जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मिलने वाला है, किसी सवाल का जवाब मिला, कुछ अंदर की बात निकलकर सामने आई कि आखिर क्या खास रहने वाला है बजट में पीयूष? देखिए, वो लाल बही जो है उसमें क्या कुछ है ये तो 11 बजे ही मालूम चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस बार का ये बजट आम नागरिकों के लिए, खासतौर पे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जरूर राहत लेकर आने वाला है। बिल्कुल ठीक है पीयूष, फिर से आते हैं आपके पास। अरुणाभ जी की बात अधूरी रह गई थी, वो पूरी कर लें। अरुणाभ जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद स्टार्टअप्स को लेकर कुछ सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो जैसा मैंने बोला कि मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंडिया की लॉन्ड्री इंडस्ट्री, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा धोबी जुड़े हुए हैं, और पिछले 10 साल से हमारी मांग यही रही है कि एक एसेंशियल सर्विस है जहां पर हम वॉशिंग आयरनिंग जैसा बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री में जीएसटी रेट आज भी 18% है। अब इतने छोटे छोटे धोबी हैं, इतने छोटे तबके के लोग हैं, जहां पर आप उनसे टैक्स कर रहे हो 18%, कस्टमर आगे से टैक्स देने पे विलिंग नहीं है। तो ये जो सारा नुकसान है, ये सारा जीएसटी है, वो धोबी को या ऑपरेटर को या सर्विस प्रोवाइडर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो मेरा फिर से एक रिक्वेस्ट होगा, ये 5वां बजट प्रेजेंट किया जा रहा है कि एटलीस्ट लॉन्ड्री इंडस्ट्री एंड ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को व्यवसाय प्रोवाइड करता है, इस इंडस्ट्री में जीएसटी को 18% से कम करके 5% पर लाया जाए। ठीक है, तो क्या इस बार उम्मीदें तो होंगी, हर बार ये उम्मीद होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार का फोकस भी तो स्टार्टअप्स पे रहा है, और अगर स्टार्टअप्स को आगे लेकर के सरकार जाना चाहती है तो सुविधाएं तो और बेहतर देनी ही होंगी। अरविंद जी, इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा, लेकिन अरुणाभ जी इसके बारे में एक कमेंट कर ले, फिर मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया में लास्ट 6-7 महीने में जो ग्लोबली रिसेशन आया है, इसके कारण काफी लोगों की जॉब्स गई हैं, और इंडिया में काफी सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। बट उसके बावजूद भी इंडिया में इक्विपमेंट लोन या फाइनेंसिंग की विजिबिलिटी नहीं है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसिंग की बातें करती हैं, उसका लाभ बहुत कम लोगों को मिल पाता है। लेकिन जो लोग आज के डेट पे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप डालना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या उनको प्लान्स के बारे में पता नहीं होता है। तो ये चेंज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये नंबर अब बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। सागर, आपके मन में कोई सवाल था? तो फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगे, लेकिन उसके पहले जो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, वो इस समय देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। कुंदन। बिल्कुल वित्त मंत्रालय पहुंची हैं, और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो राष्ट्रपति भवन भी जाएंगी, वहां से इजाजत लेंगी, कैबिनेट की बैठक होगी, फाइनल अप्रूवल, इस जो फाइनेंस बिल है इसे एक तरीके से कैबिनेट की अप्रूवल मिलेगी, और उसके बाद 11 बजे जाकर के वो बजट को पढ़ना शुरू करेंगी। उस पर नजर बनी रहेगी न्यूज इंडिया, क्या खास रहता है इस बजट में, ये आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। अभिषेक। बिल्कुल अरविंद जी, जल्दी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। सरकार का ये फोकस रहा है स्टार्टअप्स को लेकर के कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए। आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। और एमएसएमई पे भी फोकस्ड सरकार रही है। पिछला बजट अगर आपको याद होगा, एमएसएमई पे बहुत ज्यादा जोर रहा है। इस बार क्या हम एक बार फिर से वही चीज देख सकते हैं? अरविंद जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। इस बार कोरोना काल को लेकर के बड़ी संख्या में एमएसएमई जो है बंद हुई है। मैं जानना चाहता हूं, उन्हें रिवाइव करने के लिए कोई पॉलिसी आएगी क्या? देखिए, इन सब चीजों पे जहां तक मुझे लगता है बहुत सोच विचार हुआ है, और शायद बजट में वो कुछ विजिबल होगा, लेकिन क्या होगा वो तो 11 बजे ही पता चलेगा। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा, जो अभी ये
यू क्लीन के सिन्हा साहब बोल रहे थे, यस डेफिनेटली हमें अपने जीएसटी स्लैब्स और रेट्स पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, उसको रीएडजस्ट रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे और मझोले व्यापारियों को दिक्कत होती है। जहां तक मैं जानता हूं, बड़े व्यापारी, द लार्ज इंडस्ट्री बहुत गेन कर रही है जीएसटी की वजह से, लेकिन छोटा व्यापारी रेट की वजह से कहीं ना कहीं पिस जाता है। तो इस तरफ काम करना जरूरी है। और इससे पहले एक बात और हो रही थी जिसके अंदर हो रहा था इनकम टैक्स रेट्स को लेके और स्लैब्स को लेके। रेट्स तो मुझे नहीं लगता शायद बहुत चेंज होंगे, लेकिन स्लैब्स में चेंज की बहुत सख्त जरूरत है। यही बात मैं कल भी बोल रहा था प्रोग्राम में, वो ये है कि यदि इनकम आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आती है तो उसका फायदा आपको अकेले नहीं होता, उसका फायदा दुकानदार, शोरूम वाला, जो भी जहां भी आप जाते हैं, इवन यदि आप रेस्टोरेंट भी जाते हैं, ज्यादा बाहर निकलते हैं तो रेस्टोरेंट ओनर्स को भी फायदा होता है। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना बहुत जरूरी है। सागर, आप लाभ जी से कोई सवाल? देखिए क्या है कि वीरेंद्र जी हैं, अरविंद जी हैं और इस समय शेखर साहब भी हैं और संजय लाभ जी भी हैं और इस समय हमारे साथ अरुणाभ जी भी बैठे हुए हैं। सबको यही कह रहा है कि 11 बजे तक पता चल जाएगा कि बजट में क्या होगा, लेकिन हर बार का देखिए जब बजट पेश किया जाता है जनता के लिए तो पूरे देश को बार बार बताया जाता है। थोड़ा बहुत व्यंग्य वगैरह भी जरूरी है, थोड़ी 2-4 पंक्तियां भी जरूरी हैं। पूरे देश को देखिए अरविंद जी बार बार बताया जाता है कि बजट में क्या है। कागजों की तरक्की हर एक 6 महीने पे दिखाई देती है, लेकिन सच का आईना कोई भी दिखाता नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। रिपोर्ट कार्ड लेकर कागजों वाला हम पेश करते हैं, लेकिन वाकई में धरातल पर क्या काम हुआ है ये कोई नहीं बताता। और भारत का बजट भी देखिए बड़ा ऐतिहासिक रहा है, कई सारे मीम्स हमने देखे। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि बजट में होता क्या है, दिन भर ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते भले रहे। लाभ जी देखिए मैं आपसे इसलिए ले रहा हूं, आपके नाम के आगे भी लाभ ही लगा हुआ है, हम सब लोग लाभ ही देखते हैं जीवन में। थोड़ा सा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लास्ट वाला जो था। देखिए ये है हमारा कहना कि हर बार का बजट जो कागजों में रहता है धरातल पर वो दिखाई नहीं देता है। आम जनता और जो रिक्शा चालक हैं, जो हमारे देश के कई ऐसे मध्यम वर्गीय लोग जो पढ़े लिखे कम है, वो कहते हैं भाई साहब बजट समझ में नहीं आया, समझाएंगे क्या एक बार फिर से? देखिए इसमें क्या है कि जो मध्यम और लो वर्ग के लोग हैं उनको जो बेनिफिट मिलता है वही उनको दिखता है। गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है वही उनको पता चलता है कि हमें जो मिला वही गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया। अब क्या है कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है या जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने का कोशिश कर रही है। तो क्या है कि लोग, जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्लान निकाला, गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाने का काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम कर रही है, लेकिन क्या है कि जब लोगों के पास वो सुविधा पहुंचती है, इन कामों में ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब लोगों के पास ये सुविधा पहुंचती है तब उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया है। बिल्कुल। तो इसका रीजन क्या है कि पेपर वाले जो चीज है, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लिमिटेड लोग हैं, वही इस चीजों को समझ पाते हैं। बाकी लोगों को जो मिला वो समझते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने हमारे लिए वो किया। हाँ, बिल्कुल। एक बार जरा मुंबई वासियों की राय जान लेते हैं। शुभम हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, शुभम का हम रुख कर लेते हैं। शुभम, फिलहाल मुंबई वासी जो है उन्हें कितनी उम्मीदें आज के बजट से है, क्या कहना है मुंबई वासियों का आज के बजट को लेकर? देखिए बिल्कुल नीरज जी, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और जिस तरह से पूरे देश को इंतजार रहता है बजट का, उसी तरह से मुंबई वासियों को भी इंतजार रहता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था अगर बात की जाए तो मुंबई से कहीं न कहीं इसका बड़ा योगदान रहता है। मुंबई वासी जो है, चाहे बड़े कारोबारी हो, क्योंकि मुंबई शहर में रहते हैं, छोटे मोटे उद्योगपति हो या आम मुंबई कर, वो हर साल इंतजार करते हैं कि सरकार इस बार अपने पिटारे से क्या कुछ निकालेगी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जो अगर बात करें, कुछ कारोबारियों से हमने बात की थी, जो मुंबई के कारोबारियों का साफ तौर पे कहना है कि जो जीएसटी का स्लैब है उसे सरकार को थोड़ी अगर उसमें सहूलियत दी जाए या राहत दी जाए तो कहीं न कहीं थोड़ा व्यापार करने में इसमें आसानी होती है। उसके अलावा जो आम मुंबई कर है, उन समय अगर कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त देश में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह से बेरोजगारी का जो स्तर पिछले कुछ सालों में बढ़ा है को ध्यान में रखते हुए सरकार इस साल का बजट जो है पेश कर सकती है। मुंबई करों की यही डिमांड है कि सरकार इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखे, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव और सरकार के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, क्योंकि अब चुनाव होगा, चुनाव के बाद ही जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी वही बजट पेश करेगी। तो ऐसे में सरकार को ये उम्मीद है कि जो माफ कीजिए, ये आम जनता को उम्मीद रहती है कि इस बार कुछ बजट में खास निकला जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले साल की बात करें तो जो 5 लाख की कमाई पर टैक्स फ्री किया गया था, उसके बाद यहाँ पर उसके अलावा कई सारे अन्य और चीजें हैं, जो टैक्स स्लैब है, उसके अलावा जीएसटी है, बेरोजगारी का मुद्दा,
इन सारे विषयों की मांग जो है वो मुंबई कर है कि बिल्कुल, उम्मीदें बहुत है, विषय बहुत है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे सबकी उम्मीदों पर खरा उतर पाती है। चारुल, आपको सवाल पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल, मेरा सवाल जो है वो अरविंद जी से ही है। अरविंद जी खुद भी एक जवाब देना चाह रहे थे, तो अरविंद जी आपका जवाब भी होगा, मेरा सवाल जो है आप अपना जवाब उसमें ऐड कर दीजिएगा। कल जो आर्थिक सर्वे आया उसमें हमने देखा कि कहा गया कि जो महामारी थी उससे अर्थव्यवस्था जो है अब हमारी निकल चुकी है, यानी एक पॉजिटिव संकेत है। ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई अब कम हो सकती है, लेकिन आपको याद होगा कि महामारी के बाद कई सारी ऐसी सब्सिडी थी जिन्हें कम किया गया था सरकार की ओर से। इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है इस बार फिर से सब्सिडी अगर कहीं पर कम की जाती है तो लोअर मिडिल क्लास हताश हो सकता है, क्योंकि सबसे अहम चीज है कि उन्हें लाभ इसी से मिलता है। तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मेरे जवाब के साथ आप अपना जवाब ऐड कर सकते हैं। पहले आपके प्रश्न से शुरू करता हूं। देखिए, सब्सिडीज किसी भी इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की तरफ काम होना चाहिए। उस तरफ जहां तक मुझे दिख रहा है पिछले कुछ समय में काम हुआ है। शायद इस बार इतना कुछ निकल कर आए कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी अप्रोच करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं, और सच्चाई यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, भले वो छोटे लेवल पर हो, बड़े लेवल पर हो या टॉप लेवल पर हो। अब रही बात इसकी, जो थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, सब बेरोजगारी बेरोजगारी बोल रहे हैं। ये बात कल आर्थिक विश्लेषण के समय भी मैंने बोली थी। रीजन आपको देखना पड़ेगा, इंडिया को अलोन नहीं देख सकते आप। इट हैज़ टू बी द ग्लोबल इकोनॉमी। क्या हमने ये देखने की कोशिश करी विश्व में इस समय कोरोना के बाद कितनी दिक्कत आई है, कहाँ पर पहुँच गई है अनएम्प्लॉयमेंट? भारत में भी है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उसको टू एन एक्सटेंट कंट्रोल करा है, और अब हम रिकवरी पाथ पर हैं, और रिकवरी पाथ ही इंडिकेटर है कि बजट में कुछ अच्छा आने वाला है, और ये हम सब के लिए होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, अब देखिए एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं चीजें बेहतर हो रही हैं, और आप सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देख सकते हैं, पूरी दुनिया को भी आपको देखना होगा कि अभी पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति क्या है। सिर्फ भारत को नहीं देखा जा सकता। वीरेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा कि पता नहीं क्यों उनको लगता है, पहली बात मैंने जब रखी तो उन्होंने खुद स्वीकारा कि क्षमता खत्म हो गई है। उन्होंने खुद स्वीकारा कि जीएसटी गरीबों पर ज्यादा लग गया है। हम यही तो बात कर रहे हैं कि इस सरकार में केवल कुछ चुनिंदा अमीरों का या व्यापारियों का ख्याल रखा जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 2020-21 में जहां मनरेगा सबसे गांधी जी ने हमें कहा था कि कोई भी योजना बनाओ तो सबसे लास्ट पंक्ति के व्यक्ति को देख के बनाओ। तो मनरेगा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में बनी तो उसका बजट इस सरकार ने 20-21 में 1,10,000 करोड़ रखा, और फिर 21-22 में उसका बजट 98,000 कर दिया। फिर मतलब गरीबों के लिए इस सरकार केवल बजट एलोकेशन कम करने के अलावा बढ़ा नहीं रही है। जहां तक इन्होंने कहा, विश्व को देख के चलिए, विश्व में कितनी चीजें दी जाती है अपने नागरिकों को। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या वहाँ सुविधाएं नहीं दी जाती? आप शिक्षा पे आपका बजट घट जाता है, शिक्षा पे कोई अच्छे काम नहीं होते हैं। किसके लिए? जीएसटी, अभी आपके सामने लॉन्ड्री इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा कि इतनी जीएसटी बढ़ाकर केवल मिडिल क्लास के ऊपर जो जीएसटी का भार दिया इस सरकार ने, उसको कैसे करा जाए? ये सरकार क्यों नहीं है? बजट एलोकेशन की बात करें। देखिए, बजट व्यापारियों के लिए नहीं वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि मनरेगा का बजट घटा दिया, लेकिन बजट एलोकेशन की अगर हम बात करें और खास तौर पर सोशल सेक्टर के लिए बात करें तो 2016 में जो बजट 9 लाख करोड़ का था वो शायद अभी 21 लाख करोड़ का है। तो सोशल सेक्टर में अगर इतना एलोकेट हो रहा है बजट, तो भाई गरीब तबके के लोगों को तो मिल रहा है। शुभेंदु जी भी इसका जवाब देंगे। एक लाइन में वीरेंद्र जी आप कह लीजिए, उसके बाद शुभेंदु जी जवाब देंगे इसका। मैं ये क्वेश्चन करता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के, अपने जो आज आपको कार में बिठा के लाया होगा उस ड्राइवर से पूछिए कि क्या महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। आपको नहीं, महंगाई की चिंता तो आरबीआई को भी है, और आरबीआई ने बहुत सारे करेक्शन मेजर्स लिए। एक भी बजट में केवल गरीबों के लिए कोई काम किया हो तो बताएं। ठीक है शुभेंदु जी जवाब दीजिए। तो हमेशा जो सावन के अंधे हैं उनको हरा हरा ही दिखाई देगा, तो इनको निगेटिव ही दिखाई देगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल के हिसाब से कह रहा हूं। 2019 में $4.4 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट था, जो अभी $12 बिलियन हो गया, मतलब 3 टाइम बढ़ गया। आप एक एक चीज देखिए। अभी जो कल की जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है
उसमें जो अभी स्टार्टअप की बात कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुआ है, लगभग 24 सब सेक्टर्स को डिसाइड किया गया है कि जो मेक इन इंडिया बनेगा, लाइक फर्नीचर है, लाइक ये एसी है, और उसके अंदर लेदर एंड फुटवियर्स है, रेडी टू ईट्स है, बहुत सारे सब 24 सब सेक्टर्स को प्रमोशन दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थितियों में जब हम वोकल फॉर लोकल हैं, हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, हमने अभी आपको मैं बताऊंगा डिटेलिंग की किस तरीके से फार्मर्स के लिए हम लोगों ने पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए 11.24 लाख करोड़ शुभेंदु जी मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि फार्मर्स की बात कर दी आपने आखिर में, तो क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है? देखिए, कुंदन, इसमें और भी शुभेंदु जी, चाइना से आयात कितना कम हो गया? चाइना से आयात कितना कम हो गया शुभेंदु जी? दोनों चीजें देखिए, बहुत पिछले कोरोना काल पे यदि हम और आप सब लोग बचे हैं तो केवल एक बड़ा कारण ये है कि भारत की उपज बहुत ज्यादा अच्छी ईल्ड आई है। कोरोना काल से हम बचे हैं, कोई शक नहीं है इस बात में, लेकिन कोरोना काल को लेकर कब तक हम बचते रहेंगे? मेरी बात सवालों के जवाब देने में कोरोना से पहले मेरी बात क्या कही आज के दिन यही शुभेंदु जी मैं भी कह रहा था, 2-3 बार के बजट से सर यही बार कहा जा रहा है कि कोरोना के झटकों से उबर हम नहीं पाए। और नहीं शुभेंदु जी, देखिए मैं एक लाइन बस ऐड कर रहा हूं, हमारे सहयोगी अभिषेक ने जिस बात का जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत थीम थी पिछली बार के बजट का, अन्य देशों से केवल आयात बढ़ा ही बढ़ा है, हमारा निर्यात देखिए लगातार कम होता चला गया। चाइना से सबसे एक्सपोर्ट का बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का बताया मैंने, जो फ्यूल की बात है, देखो फ्यूल प्राइसेस बढ़े जी, चाइना से आयात घटा या बढ़ा, सिर्फ ये बता दीजिए, चाइना से आयात घटा या बढ़ा? ऐसा चाइना दीपावली के टाइम झालर सिर्फ ना जलाएं चाइनीज, इससे थोड़ा ही हो जाता है। अरे नहीं, आपको आइटम कौन सा आइटम आ रहा है चाइना से ये भी तो देखिए। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आइटम आ रहा है तो हमारा वेलकम है, पर यदि लाइट और ये छोटे छोटे खिलौने आ रहे हैं तो उसको वेलकम नहीं करेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 3-4 किलोमीटर पर डे रोड बनती थी, आज 80-90 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी बहुत सारी इंपोर्ट की। नितिन गडकरी जिस तरीके से सड़क के लिए काम कर रहे हैं, उस हर कोई कह रहा है, विपक्षी भी उसकी तारीफ करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई उसके अलावा भी विभाग है ना, सिर्फ एक सड़क परिवहन विभाग नहीं है, उसके अलावा भी कई विभाग हैं। इसमें भी ये झूठ बोल रहे हैं। बात तो सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए इंपोर्ट्स है तो अच्छी बात है। काम हो रहा है, वैसे हो रहा है, आप फिर यहाँ झूठ बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे सहयोगी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। किसी एक सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, आज आप यही कहने लग जाएं कि चलिए किसानों को समस्याएं हो रही हैं, आप किसान अगर किसान से अगर बीज का पैसा बढ़ाकर लेगी तो फिर हम लोग चिल्लाएंगे कि हमें महंगा मिलने लग गया है। आप मजदूरों की बात कर लीजिए, मजदूरों को अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देने लग जाएंगे, मिट्टी महंगी खरीदने लगेंगे, उनका तो लाभ है, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है। तो जो विकास की पैमाना एक इंसान के लिए, वो दूसरे इंसान के लिए कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता जब सबके लिए सोच के बनाया गया हो। केवल कुछ व्यापारियों के लिए सोच के बनाई गई चीजों से सबका फायदा नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से बिल्कुल ऊपर निकल ही नहीं सकते। सरकार में केवल कुछ चुनिंदा व्यापारियों के लिए योजनाएं बनाई जाती है, उसी के लिए काम मानसिकता से ऊपर नहीं निकल पा रहे वीरेंद्र जी। ठीक है यहाँ पर देखिए, आप कांग्रेस से हैं तो आप एक बात बताइए, अगर कुछ चुनिंदा व्यापारियों के लिए काम कर रही है सरकार, तो फिर वही व्यापारी, वही उद्योगपति जब राजस्थान जाते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया जाता है? फिर वहाँ सबके लिए बिछाया जाता है, सबके लिए, और बीजेपी में आकर सीमाएं बदल जाती है। एक भी जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए उनको फायदे नहीं पहुंचाए जाते। सभी लोगों ने अपने अपने एंगल से चश्मा लगा रखा है। एक लोग सर नेगेटिव बताएंगे तो बीजेपी के लोग पॉजिटिव बताएंगे, और हम 4-5 लोग यहाँ बैठे हैं तो सर हम बताएंगे वाकई में न्यूट्रल क्या है। सर हम दोनों पाले की तरफ बात कर रहे हैं। शुभेंदु जी से मैं एक सवाल कर ले रहा हूँ, फिर हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं वही इस पर राय देंगे जो जिक्र कर रहे हैं। शुभेंदु जी, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, हमने काम किया, कोरोना काल का रोना बिल्कुल मत रोइएगा। जो मेरा सवाल है 69.9 अरब डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, जो हमारा व्यापार घाटा था सन 2021 में, जो 2022 में होगा 100 अरब डॉलर का, 101 अरब डॉलर। अब बताइए, आयात लगातार बढ़ा है, निर्यात हमारा कम होते चला गया,
फिर इस पर हम कैसे काम करेंगे सर? दो चीजों पर आप समझिए, अभी जो पैसा लग रहा है वो खाली इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उससे अभी रिकवरी चालू नहीं हुई है, और जब तक वो रिकवरी चालू नहीं होगी तब तक आपको ये घाटा दिखाई देगा। आज हाईवे बन गए हैं, हाईवे बनने से रिकवरी चालू होगी, और ये सेल्फ सस्टेनेबल मोड है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सेल्फ सस्टेनेबल मोड है? एक तरफ घाटा होता रहे और हाईवे आप बनाते रहे। जवाब अरविंद जी दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, इन दोनों का बैलेंस बना के रखना जल्दी से दीजिएगा, वक्त की कमी है, छोट बहुत कम अरविंद जी शब्दों में। कम शब्दों में इसका जवाब, शुभेंदु जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? चीजें हो रही हैं, कुछ दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रही हैं, इसमें टाइम लगेगा। और रही बात इसकी कि आत्मनिर्भर भारत, मुझे भी बड़ी खुशी होती है भारतीय नागरिकों के सुनने की, लेकिन कोई भी देश पूर्ण तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। संजय लाभ जी कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलेगा ही चलेगा। संजय लाभ जी बहुत कम शब्दों में, वक्त कम है। देखिए क्या है कि आत्मनिर्भर भारत का तभी ये सक्सेस हो पाएगा जब आप हर वर्ग को उठाने के लिए काम करेंगे। जो छोटा से छोटा इंडस्ट्री है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे घरों में काम करते हैं, उनके लिए अगर आप ज्यादा सुविधा देंगे, टैक्स को सिंप्लीफाइड करेंगे, उनको ज्यादा लोन की सुविधा देंगे, तभी जा करके हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिन्हा जी आपके एक लाइन में आखिरी राय। बोलूंगा सिर्फ फ्यूचर देखने का समय आ गया है। जो हम बोलते हैं आपदा में अवसर, ग्लोबली जो रिसेशन हो रहा है, बहुत सारे जो एनआरआईज हैं, ओसीआईज हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चलिए वीरेंद्र वसी जी आप रुके रहिएगा हमारे साथ, बाकी और तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए हमने एक्सपर्ट बुला रखे थे, टैक्स को वो कैसे समझा रहे थे वो भी आपने सुना। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर भी आपको हम लेके गए, मुंबई लेके गए, गुजरात लेकर गए, क्या सोचती है पूरी देश की जनता वो भी आप तक हमने तमाम बातें पहुंचाई। इसके अलावा महिलाएं क्या सोचती है, व्यापारी क्या सोचते हैं, सराफा बाजार जो है वो आज कितनी उम्मीदें लगाए बैठा है बजट से, वो भी आप तक पहुंचाया। और ऐसे ही धीरे धीरे जो भी खबर आती रहेगी आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल अभी के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन न्यूज इंडिया पर बजट को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक।